कभी कभी एक शांत गांव अपने अंदर इतने गहरे राज छुपाए बैठा होता है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की होती है। जून 2026, मध्य प्रदेश का मुरैना जिला। एक घर जहां से रोज बच्चों की हंसी की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन एक सुबह वो घर बिल्कुल खामोश था। उस घर की बाहर की तरफ से कुंडी लगी हुई थी। गांव वालों ने सुबह उस घर में एक खालीपन महसूस किया और देखा कि बाहर से उस गांव के घर की कुंडी लगी हुई है। और जब गांव वालों ने घर के अंदर खिड़की से झांका तो उनको घर के अंदर का ऐसा मंजर दिखा जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। आखिर क्या था उस घर के अंदर और क्या हुआ था इस घर के सदस्यों के साथ, जानेंगे इस पूरी कहानी में। माय नेम इज पूजा एंड वेलकम टू माय शो वॉयलेटेड क्राइम्स। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के किशनपुर गांव में एक सिंपल सा परिवार रहता था। उसी में बलराम कुशवाहा नाम का ये लड़का बहुत ही सीधा साधा और मेहनती था। वो अपने परिवार की सारी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता था, जिसके लिए वो महाराष्ट्र में टाइल्स लगाने का काम किया करता था। लेकिन फिर एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना कुछ और अच्छा किया जाए, तो बेंगलुरु की मार्बल कटिंग कंपनी में जाकर काम करने लगा। बेंगलुरु में मार्बल के पत्थर को चमकाने का काम किया करता था और उसकी कंपनी को जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे, उन कॉन्ट्रैक्ट्स में वो बड़ी बिल्डिंग और मॉल्स में भी मार्बल घिसाई का अच्छा काम किया करता था। और वहां से वो जो भी पैसा कमाता था उसका कुछ हिस्सा अपने गांव में अपने परिवार को भेजा करता था। अब बलराम अच्छे खासे पैसे कमा रहा था, तो बलराम के माता पिता ने सोचा कि क्यों ना अब इसकी शादी की जाए। और वहीं दूसरी तरफ मुरैना के पास ही एक छोटा सा गाँव था कुतवार। वहां पर रहने वाले मलखान सिंह कुशवाहा अपनी बेटी रविता के लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थे। रविता नाम की ये लड़की बहुत ही सीधी सादी और बड़ों की इज्जत करने वाली लड़की थी। ये लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन ये बहुत ही संस्कारी और घर के कामकाज में एकदम परफेक्ट लड़की थी। रविता के पिता चाहते थे कि उसको एक अच्छा संस्कारी, उसका ख्याल रखने वाला लड़का मिले। वहीं उन्हीं के गांव में किसी बिचौलिया ने बलराम के बारे में रविता के पिता को बताया। उन्होंने बलराम के बारे में जानकारी लेनी शुरू की और उनको बलराम काफी पसंद आया। रविता के पिता बलराम की फैमिली से मिले और दोनों का रिश्ता फिक्स हो गया। साल 2017 में दोनों की पूरी रीति रिवाजों और धूमधाम से शादी हुई और रविता बलराम के गांव किशनपुर आ गई। शादी के शुरुआती दिनों में दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंड और बहुत ज्यादा प्यार हुआ करता था। उधर बलराम बेंगलुरु में खूब मेहनत कर रहा था, इधर गांव में रविता अपने परिवार का ख्याल रखती थी। जब भी छुट्टियां मिलती बलराम अपने गांव आता और दोनों साथ में समय बिताते। दोनों की अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही थी। दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव भी थे। समय के साथ साथ दोनों का परिवार बढ़ा। रविता और बलराम की लाइफ में खुशियों ने दस्तक दी। इनका पहला बेटा हुआ जिसका नाम इन्होंने रखा अद्विक, और कुछ ही सालों बाद इनका दूसरा बेटा भी हुआ जिसका नाम इन्होंने रखा देबू उर्फ अतुल। साल 2026 में बड़े बेटे की उम्र 8 साल हो चुकी थी और छोटे बेटे की 5 साल। दोनों बच्चे रविता की जान थे क्योंकि वो उनको अकेले पाल रही थी। वहीं बलराम भी अपने बच्चों के लिए बेंगलुरु में कड़ी मेहनत कर रहा था। वो चाहता था कि उसके बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े और उनको अच्छी शिक्षा मिले। दोनों माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे। इस फैमिली में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन शायद इनकी खुशियों को किसी की नजर लग गई थी। उधर बेंगलुरु में बैठे बलराम को रविता पर शक होने लगा। उसको लगने लगा कि रविता का किसी गैर मर्द के साथ अफेयर चल रहा है। जब भी बलराम रविता को कॉल करता तो रविता का फोन कभी कभी बिजी चला जाता या फिर वो किसी भी वजह से फोन नहीं उठा पाती। तो बलराम के मन में ये शक पैदा हो गया कि शायद रविता का अफेयर चल रहा है। अब बलराम बेंगलुरु में चैन से नहीं रह पा रहा था। उसके दिमाग में हरदम रविता ही घूमती रहती थी, जिसकी वजह से वो अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। आखिर इस शक के कारण बलराम ने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। अब बलराम ने डिसाइड कर लिया था कि वो वापस अपने गांव चला जाएगा और फिर 24 घंटे अपनी बीवी रविता पर नजर रखेगा। उसने अपनी बेंगलुरु की अच्छी खासी मार्बल पॉलिशिंग की जॉब छोड़ दी और अपने गांव किशनपुर आकर रहने लगा। उसके गांव वापस आने का मकसद सिर्फ रविता पर नजर रखना और उसकी जासूसी करना था। बलराम बेंगलुरु से अपने गांव वापस तो आया, लेकिन इस बार उसका बिहेवियर बिल्कुल ही चेंज था। वो अब एक पति की तरह नहीं,
बल्कि एक जेलर की तरह अपनी बीवी को ट्रीट किया करता था। वो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने लगा। वो कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, उसका फोन चेक करना, वो किससे बात कर रही है, हर एक चीज को मॉनिटर करने लगा। वो छुप छुप कर रविता का फोन चेक किया करता। उसने किससे बात की है, कितनी देर बात की है, किसको मैसेज भेजा। और जब रविता थोड़ी देर के लिए भी घर से बाहर निकल जाती तो वो उसके पीछे पीछे जाकर इसको स्टॉक किया करता। और उसका यही बिहेवियर रविता के लिए अब टॉर्चर बनता जा रहा था। रविता समझ नहीं पा रही थी कि अचानक बलराम को क्या हो गया है, आखिर क्यों वो उस पर इतना शक करने लगा है। कई बार रविता ने उसको समझाने की भी कोशिश की। उसने उसे समझाया कि वो 2 बच्चे की माँ है और बलराम के अलावा उसकी जिंदगी में कोई और नहीं है, ना ही होगा। लेकिन बलराम को उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता था। धीरे धीरे बलराम के पेरेंट्स को भी ये बात पता लगी। बलराम की माँ ने उसको समझाने की कोशिश की कि वो रविता पर बिना मतलब के शक कर रहा है, लेकिन बलराम को किसी की भी बात समझ नहीं आ रही। अब वो उल्टा अपनी ही फैमिली से चिढ़ने लगा। उसको लगता था कि रविता ने अपनी मीठी मीठी बातों में उसके माँ बाप को फंसा लिया है। एक दिन रविता का फोन बजा। रविता अपने कमरे में मौजूद नहीं थी। बलराम ने वो फोन उठाया और दूसरी साइड से एक शख्स की आवाज आई। बलराम ने बिना कुछ पूछे उसको गालियां देना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर रविता आई। उसने अपना फोन मांगने की कोशिश की, लेकिन बलराम ने उसका फोन जमीन पर पटक कर तोड़ दिया। और वो शख्स जिसकी आवाज दूसरी तरफ से आई थी वो कोई और नहीं बल्कि रविता का कोई दूर का रिश्तेदार था। बलराम ने गुस्से में पूरा घर सर पर उठा लिया। उसने बोला कि रविता आज के बाद किसी से भी इस घर में बात नहीं करेगी और अब वो रविता को अपने साथ नहीं रखेगा। फोन टूटने के बाद से रविता अब अपने मायके में अपने पेरेंट्स को भी कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी। रविता और बलराम के बीच की दूरी अब बहुत लंबी होती जा रही थी। जिस घर में पहले हंसी की आवाज गूंजा करती थी वहाँ अब सन्नाटा पसर चुका था। उसी दौरान गांव में भागवत गीता का आयोजन हुआ। जब भी गांव में कोई भागवत गीता हुआ करती थी तो गांव के लोग अपनी टेंशन को भुलाकर उस भागवत गीता में शामिल हुआ करते थे। रविता ने भी यही किया। उसके मन में एक होप आई कि शायद वो कथा में जाएगी और भक्ति में विलीन रहेगी तो क्या पता उसके और बलराम के रिश्ते में जो कुछ भी कड़वाहट पैदा हो रही है वो सब ठीक हो जाए। रविता ने उस कथा में जाना शुरू कर दिया, लेकिन इसी कथा में एक ऐसी घटना घटी जिस घटना ने बलराम के शक को पागलपन में बदल कर रख दिया। भागवत कथा के आखिरी दिन लोगों ने कथा में भजनों का आयोजन किया। वहां पर सारी लेडीज डांस कर रही थी और भजन गा रही थी। और उसी माहौल में रविता ने भी उन औरतों के बीच भगवान के भजनों पे डांस करना शुरू कर दिया। उसके डांस में कोई अश्लीलता नहीं थी। वो एक सीधा साधा सिंपल डांस कर रही थी। लेकिन यहीं से इस कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिस वहां बहुत कुछ गलत हुआ। पंडाल में शामिल कुछ आवारा लड़कों ने रविता के डांस का वीडियो बनाया और व्हाट्सएप के जरिए वो वीडियो बलराम को भेज दिया। जैसे ही बलराम ने वो वीडियो देखा उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया। वो इस वीडियो को बहुत ही गलत वे में लेकर चला गया। उसको लगा कि रविता वहां डांस करके गांव के मर्दों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। उसे लगा कि रविता परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। अब जैसे ही रविता घर पहुंची बलराम ने रविता पर हमला करना शुरू कर दिया। उसने उसके बालों से पकड़कर रविता के साथ मारपीट की। रविता रोती रही, चिल्लाती रही कि वो सिर्फ भगवान के भजनों पर नाच रही थी, लेकिन बलराम ने उसकी एक ना सुनी। अपनी बेटी पर हो रहे अत्याचार की खबर जब रविता के माँ बाप को मिली तो उन्होंने बलराम से बात की। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन बलराम ने उनकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया। 17 जून 2026 को रविता अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। वो चाहती थी कि मामला ज्यादा ना बढ़े और यहीं पर शांत हो जाए और शायद कुछ समय बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाए। रविता दोनों बच्चों के साथ मायके तो चली गई थी, लेकिन वहाँ पर उसको अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता सताने लगी। गाँव के कुछ लोगों ने मिलकर रविता और बलराम की फैमिली में बातचीत करानी शुरू कर दी। 24 जून 2026 को बलराम रविता के घर पहुंचा और वहां पर उसने हाथ जोड़कर माफी मांगी कि उसने जो भी किया गलत किया और आगे से ऐसा नहीं होगा। उसने रविता के पेरेंट्स से वादा किया कि वो आज के बाद कभी रविता पर हाथ नहीं उठाएगा और उसके इसी वादे पर भरोसा करके रविता के पेरेंट्स ने दोनों बच्चों और रविता को वापस ससुराल भेज दिया। लेकिन किसी को नहीं पता था बलराम को अपनी गलती का पछतावा बिल्कुल भी नहीं था। उसके दिमाग में तो एक खौफनाक साजिश ने जन्म ले लिया था। उसके अंदर का गुस्सा और शक
बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ था। रविता को वापस लाने के बाद उसने फिर से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। वो उसको वही वीडियो बार बार दिखाया करता और उसके साथ मारपीट किया करता। अब उसका रविता के साथ टॉर्चर डबल हो चुका था। रविता बार बार उसको समझाती और अपने बेगुनाह होने का दावा करती, लेकिन बलराम उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता। एक रात को दोनों के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ। रविता अपने दोनों बच्चों को लेकर शांति से अपने कमरे में चली गई। उसको लगा कि सुबह तक बलराम का गुस्सा नॉर्मल हो जाएगा और सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन रात के करीब 12 से 2 बजे के बीच जब सारा गांव सोया हुआ था, उस वक्त सिर्फ बलराम जाग रहा था। रात 12 बजे से 2 बजे के करीब बलराम अपने बिस्तर से उठा। उसने घर के कोने में रखी धारदार कुल्हाड़ी को उठाया और रविता के कमरे में चला गया। उसने सबसे पहले अपने बड़े बेटे आरफ पर हमला किया। उसने कुल्हाड़ी से उसका सर काट डाला। इसके बाद उसने अपने छोटे बेटे अतुल पर उस धारदार कुल्हाड़ी से हमला किया और उसको भी मार डाला। पूरे कमरे में खून ही खून था। रविता घबराकर उठी और वहां का वो मंजर देखकर सहम गई। उसके सामने उसका पति हाथ में कुल्हाड़ी लिए खड़ा था। उसके सर पर खून सवार था। उसके कमरे में चारों तरफ खून ही खून था और उसके बगल में उसके दोनों बच्चों की कटी हुई लाश पड़ी थी। जरा सोचकर देखिए वो मंजर कितना ही भयानक होगा। बाद बलराम ने अपनी बीवी रविता को भी कुल्हाड़ी से काट डाला और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। रविता ने भी मौके पर दम तोड़ दिया और ये हंसता खेलता परिवार एक झटके में तबाह हो गया। थोड़ी देर बाद बलराम को होश आया तो वो डर से कांपने लगा। उसे लगा कि उसने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब उसको समझ नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। उसने तुरंत घर की लाइट्स ऑफ करी और बाहर से उस कमरे की कुंडी लगाकर वहां से भाग गया। गांव के ही पास के शिकारपुर रेलवे स्टेशन पर चला गया। वो खड़ा होकर आती जाती ट्रेन को देख रहा था। जैसे ही तेज रफ्तार ट्रेन उसको आती हुई दिखी, वो तुरंत पटरी पर कूद गया और उसने अपनी भी जान दे दी। 27 जून की सुबह गांव वाले उठे। गांव में हलचल थी, लेकिन बलराम के घर पे एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरे गांव में लाइट्स ऑफ थी और बाहर से बलराम के पेरेंट्स भी भागते हुए आए। गांव वालों को ये कुछ अजीब लगा। उन्होंने पुलिस ने खिड़की से झांककर देखा तो कमरे के अंदर का मंजर देख और घर में पैरों तले जमीन शुरू कर दी। उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल किया। भी मिल पुलिस उनके घर पर आई और इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने बलराम के पेरेंट्स और गाँव वालों से पूछा कि बलराम कहाँ है, लेकिन किसी के भी पास कोई जवाब नहीं था। तो पुलिस ने उन्होंने बताया कि पटरी के पास बलराम को खोजने की खबर फैला दी, जिसने ट्रेन के आगे बलराम को खुद अपनी जान दी। पुलिस के पास पुलिस तुरंत फॉरेंसिक टीम और गांव के कुछ लोगों के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है और चेहरा देखकर गांव वाले तुरंत पहचान लेते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि बलराम ही है। अब पुलिस के सामने ये पिक्चर एकदम क्लियर थी। फिर पुलिस ने बलराम और रविता के पेरेंट्स से पूछताछ की। रविता के पिता ने पुलिस को रविता की वो डांस वीडियो और बलराम के शक के बारे में बताया। पुलिस को क्लियर हो चुका था कि बलराम ने शक की वजह से अपनी बीवी और अपने दोनों बच्चों की हत्या करके और खुद की भी हत्या करके अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। आपकी इस केस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।